वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप पीवाईक्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर से पुराने एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और मैं इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, हर एक छोटे टॉपिक को कवर करने वाला हूं। आइए बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सबसे पहली बात, अगर आपको देखने को मिले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, ये समझना जरूरी है। अगर डायग्राम की मदद से इसे समझा जाए तो आप देखेंगे कि सबसे पहली बात, हम सांस कहां से लेते हैं ये तो आपको पता ही है। सांस कहां से ली जाती है? सांस ली जाती है नेसल पैसेज से या फिर आप माउथ से ले सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है। तो या तो आप सांस लेंगे माउथ से यानी कि बकल कैविटी से, और या तो आप सांस लेंगे कहां से? नेसल पैसेज से। यहां से सांस ली जाती है। उसके बाद ये कहां जाएगा? आप जो भी एयर ले रहे हैं इस एयर का पैसेज आगे आगे बनता जाएगा। ये आगे की ओर जाएगी, कहां पहुंचेगी? देखिए, एक जगह है जहां पर ये दोनों के दोनों मिल रहे हैं जिसे कहा जाता है फेरिंग्स। उसके बाद वो फेरिंग्स जाएगी। फेरिंग्स के बाद हमारे वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड तक जाती है। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स की ओर चली जाती है। तो अगर मैं सबसे पहली बात पैसेज की ओर बात करूं, या कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में या इस रेस्पिरेटरी पैसेज में, तो हम वहां पर इन सभी ऑर्गन्स का नाम ले सकते हैं। जो मैंने आपको कहा, सबसे पहली बात नॉस्ट्रिल्स या नेसल पैसेज, या यहां पर माउथ या फिर बकल कैविटी भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप कहा जाता है। और उसके बाद ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली। चिंता मत कीजिए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं अलॉन्ग विद देयर डायग्राम्स। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहली बात, ये पैसेज जो है एयर का, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है उसे हमें समझना है। अभी मैंने आपको कहा, और ये बहुत इजी चीज है। सबसे पहली बात, या तो एयर जाएगी कहां से? नोज से, और या फिर माउथ से। तो नेजल कैविटी या माउथ जो है, सबसे पहला स्टेप होता है एयर का। यहां पर एयर हम अंदर की ओर लेंगे, और ये हमेशा प्रेफर किया जाता है, आपने सुना होगा शायद से योगा करते हुए या बाकी सारी चीजों में, कि इनहेलेशन जो होना चाहिए आपका कहां से होना चाहिए? नोज के जरिए होना चाहिए, और एक्सहेलेशन माउथ के जरिए होना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोज में कुछ ऐसे हेयर्स हैं, म्यूकस हैं, जो कि क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को रोक देता है। अगर आप माउथ से सांस लेंगे तो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स का आप इनहेलेशन करोगे, अंदर चले जाएंगे, लंग्स को ब्लॉक करेंगे, समस्या पैदा करेंगे। लेकिन अगर आप नेजल पैसेज से सांस लेते हो तो वहां से क्या होता है? वहां से नेजल कैविटी इज लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस। इट वार्म्स, मॉइस्चराइज एंड फिल्टर्स एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स। ये एयर को फिल्टर कर देती है, जिसकी वजह से लंग्स तक पहुंचते पहुंचते जो एयर है उससे डस्ट पार्टिकल्स काफी सारे हट चुके होते हैं, और बाकी जो गंदगी होती है वो हट चुकी होती है। आगे की ओर अगर हम बात करें कि अगला स्टॉप क्या होने वाला है, ये तो था नेसल पैसेज। अब ऐसी जगह है जहां ये दोनों के दोनों मिलेंगे, माउथ भी, माउथ का पैसेज भी और नेसल पैसेज भी। और उस जगह को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फेरिंक्स, या आप बहुत आसान भाषा में उसे बोलते हो थ्रोट। ये थ्रोट होता है यहां पर, ये जगह जहां पर दोनों के दोनों पैसेजेस मिल रहे हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम है बस ये एयर को एक पैसेज प्रोवाइड करेगा, कनेक्ट करेगा दोनों के दोनों को, बोथ द नेजल कैविटी एंड द माउथ, और आगे जाकर ये ट्रैकिया से मिलता है, यानी कि विंड पाइप से मिलेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं, वो क्या होती है? वो होती है एपिग्लॉटिस। आप अगर मुंह अपना खोलें तो आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा पीछे गले के यहां पर, थ्रोट पर। और इसका काम क्या होता है? ये आपका इंश्योर करता है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो कहां जाए? वो आपका हमेशा किस जगह पर जाए? ईसोफेगस में जाए, और कभी विंड पाइप में ना चला जाए। ऐसा ना हो कि कभी आप खाना खाएं और वो विंड पाइप में चला जाए। उससे क्या हो सकता है? उससे आपका ब्लॉकेज हो सकता है और इवेंचुअली जाकर डेथ भी हो सकती है। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये खाना हमेशा ईसोफेगस में जाए, ना कि ट्रैकिया में। और ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है एपिग्लॉटिस, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड आवर थ्रोट। अच्छा, तो अब
हमने बात कर दी फेरिंग्स की, आगे जाते हुए कौन सा आएगा? तो अगला स्टॉप जो आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है? वो होता है लैरिंक्स। शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो। लैरिंक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। अगर मैं मेल्स की बात करूं, ये मेरा एडम्स एप्पल है, इसके नीचे मेरा वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स वैसे तो साउंड के काम आता है कि साउंड यहां से निकलेगी। साउंड कैसे निकलेगी? जब डायफ्राम से एयर निकलती है तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ निकलेगी एक सर्टेन, जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा अब जब साउंड यहां से निकल रही है तो ये अंदर को भी तो पैसेज प्रोवाइड करेगा। तो फेरिंग्स से होते हुए ये कहां गया? वॉइस बॉक्स के थ्रू। अब कहां पहुंचेगा? अगला स्टॉप ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब अभी बताया था, शायद आपको याद हो, विंड पाइप। ट्रैकिया को ही हम कहते हैं विंड पाइप। अगला स्टॉप पहुंचा ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक लंबी ट्यूब होती है जो कि यहां वाले पोर्शन को लंग्स तक कनेक्ट करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप उठा के देख लेना पीवाईक्यू, क्या ये नहीं पूछा जाता? रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। जो ट्रैकिया आपको देखने को मिलता है, और आप खुद भी देखिए, अगर आप यहां पे टच कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि यहां पर एक बहुत रिजिड सा स्ट्रक्चर मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। विंड पाइप बहुत बस पाइप की तरह नहीं है, जैसे आपका पाइप होता है पानी देने वाला, वो तो बहुत कैसा होता है, बहुत वीक होता है। लेकिन यहां पर अगर आप नोटिस करें तो क्या है? एक रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आपको देखने को मिल रहा है। और इसका क्या फायदा है? अब मान लीजिए मैं बात करता हूं नॉर्मल पाइप की, एक वीक पाइप है, अगर आप उससे पानी डालते हैं या उससे कोई भी चीज करते हैं, अगर आप उसे नॉर्मली स्टैंड कराने की कोशिश करें तो क्या वो स्टैंड हो पाएगा? नहीं, एकदम से कोलैप्स हो जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए उसके अंदर का प्रेशर बढ़ा तो पाइप बर्स्ट हो जाता है, बाहर का प्रेशर बढ़ा तो एकदम से दब जाएगा। लेकिन ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रैकिया के साथ। ट्रैकिया के केस में अगर अचानक से एयर या किसी भी कारण एयर अगर ज्यादा हो गई अंदर तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्या बाहर कोलैप्स हो जाए ये अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर एकदम से आप इसे दबा रहे हो तो क्या अंदर कोलैप्स हो जाए ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। इसका मतलब यहां पर ट्रैकिया में जरूरत है किसकी? रिंग ऑफ कार्टिलेजेस की। फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। जब यहां पर एयर नहीं होगी, बाहर का एयर का प्रेशर ज्यादा होगा और रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रिवेंट करेंगे इसे कोलैप्स होने से। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं और आप देखेंगे यहां पर ट्रैकिया के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है? एयर कहां पहुंचेगी अब धीरे धीरे करके? तो वो पहुंचेगी अगले पोर्शन पर। ट्रैकिया के बाद निकला ये वाला पोर्शन। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको ट्री की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। तो अगर ट्री है आपका ट्रैकिया तो उसकी ब्रांचेस क्या है? उसकी ब्रांचेस का नाम है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होता है? दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ द विंड पाइप दैट टेक एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स तक ये एयर को लेके जाएंगे, क्योंकि देखो विंड पाइप पूरा तो घुस नहीं रहा है आपका लंग्स में, तो ये विंड पाइप इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्रोंकाई में और ये एयर को आगे की ओर लेते हुए जाएगा। लंग्स तक ये एयर को लेके गया और वापसी में भी तो एयर को लेके आएगा। ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके गया और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से वापस लेते हुए आया कहां पर? माउथ की ओर या नेजल कैविटी की ओर, जिससे कि हम उसे बाहर एक्सहेल कर दें। अगली चीज, इसके बाद अगला स्टॉप क्या है? ये देखो यहां पर ये इस तरह के जो आपको एक्सटेंशंस देखने को मिल रहे हैं, स्मॉलर ट्यूब्स आपको देखने को मिल रही है यहां पर हर जगह। ये जो स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं ये ब्रोंकाई की और छोटे एक्सटेंशंस हैं। इन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और यहां से एयर पास होती है तो अगला स्टॉप, सबसे मेन जो बात है यहां पर पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो एयर कहां जाती है ब्रोंक्यूल से पास होते हुए? वो जाती है इन पोर्शन पे जो आपको शायद यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस या बलून लाइक सैक्स। और इनका नाम होता क्या है? इन्हें कहा जाता है एल्वियोली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्वियोली है क्या और उनका फंक्शन क्या है। तो अब आप जान चुके होंगे पहली बात, एल्वियोली होते कहां पर है और फंक्शन, और इनके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो ये हैं आपके ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये आपको बल्ब लाइक या बलून लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिल रही हैं जिन्हें कहा जाता है एल्वियोली।
एल्वियोली आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल, एल्वियोली आर बलून लाइक या फिर बल्ब लाइक एयर सैक्स विच फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। इनका काम होता है कि ये गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। और अगर मैं यहां पर देखूं तो देखिए यहां पर तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स थी, अचानक से एंड पे आए, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, पहला फंक्शन क्या है? बिल्कुल सही, पहला फंक्शन है कि दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ऐसी भी क्या खास बात है एल्वियोली में जो हम इन्हें इतना तवज्जो दे रहे हैं? देखिए एल्वियोली जो होती है वो जुड़ी होती है छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज से। जैसे अभी हम इसके बाद हार्ट वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं तो वहां पे हम जानेंगे, जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर की ओर ली, अब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए गई और कहां पर पहुंची? एल्वियोली तक पहुंची। अब एल्वियोली से जुड़ी होती हैं छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज और ये ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाती है इन ब्लड कैपिलरीज में। यहां से मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एल्वियोली के जरिए ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएगी और तभी ये ऑक्सीजन हर जगह पहुंचती है हमारे पूरे की पूरी बॉडी में। इसके अलावा अब मान लीजिए पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच गई, उसके बाद जब इस ऑक्सीजन का यूज किया गया, रेस्पिरेशन हुआ, क्या बना? एनर्जी बनी, CO2 बना, वाटर बना। अब भाई CO2 तो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 को बाहर की ओर निकाला। अब CO2 जाएगा धीरे धीरे करके पूरे हार्ट से अपना साइकिल कंप्लीट करते हुए कहां जाएगा? ये जाएगा एल्वियोली तक, यानी कि लंग्स के साइड तक। यहां पर दोबारा से ब्लड कैपिलरीज के जरिए CO2 चला जाता है कहां पर? एल्वियोल में, और वहां से लंग्स के जरिए बाहर निकल जाता है, सेम उसी पाथ से जो मैंने आपको भी बताया। तो एल्वियोली के फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एक और फीचर है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो क्या? इनकी वॉल्स होती हैं बहुत ज्यादा थिन और उससे जुड़ी होती हैं क्या? कैपिलरीज, जिसकी वजह से एल्वियोली हैव रिच ब्लड सप्लाई और इसी ब्लड सप्लाई की वजह से इनहेल्ड ऑक्सीजन अंदर की ओर डिफ्यूज हो पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर डिफ्यूज हो पाती है और वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। और एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है यहां पर कि देखिए ये ऑक्सीजन अगर अंदर डिफ्यूज हो रही है तो ये ब्लड के किस पोर्शन में डिसॉल्व होगी? तो देखिए हमारे ब्लड में वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आरबीसी में ना एक स्पेशल चीज होती है जिसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस में से एक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे कहा जाता है हेमोग्लोबिन। तो कभी भी अगर ऑक्सीजन या किसी भी प्रकार की गैस आती है तो वो इसी हेमोग्लोबिन में डिसॉल्व होती है, उसके साथ बॉन्ड बनाती है और बॉन्ड बनाकर आगे की ओर ब्लड में बढ़ती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम, क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हेमोग्लोबिन, जो कि हमें यहां पर हेल्प कर रहा है ब्लड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में। ठीक है बातें? चलिए उसके बाद बात करते हैं हम अपने ब्रीदिंग के मैकेनिज्म। और ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझने से पहले हमें एक और चीज जो समझनी होती है वो क्या होता है? ये डायफ्राम नाम की चीज क्या है? अब देखिए बुक में जनरली इतना अच्छे से नहीं दिया रहता, तो मैंने सोचा ये टॉपिक भी कवर होना जरूरी है कि होता कहां पर है। तो देखिए आप डायग्राम से शायद समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे लंग्स थे, इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और इन लंग्स के नीचे एक ऐसी आपकी ये मसल मौजूद है, शीट ऑफ मसल मौजूद है, फ्लैप लाइक मसल मौजूद है। यानी कि अगर मेरे लंग्स यहाँ पीछे होते हैं, वैसे अगर लंग्स मेरे यहाँ पर हैं थोड़े से बैक साइड में, तो उसके नीचे यहां पर मेरी मसल मौजूद होगी और ये मसल क्या कहलाती है? ये मसल कहलाती है डायफ्राम। तो जब मैं ब्रीथ करता हूं, भले ही मैं अंदर की ओर इनहेलेशन करूं या मैं बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूं, तो इस मसल का इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर। और क्या रोल है, कैसे होता है, तो ये हम समझने की कोशिश करें अगर, तो इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जब मैं इनहेलेशन कर रहा हूं, अब देखिए मैंने सांस को अंदर की ओर लिया, सबसे पहली बात क्या होगी? मेरे लंग्स में एयर भरी, और मेरे लंग्स में जब एयर भरी तो मेरी चेस्ट कैविटी, जिसे थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं, वो बाहर की ओर निकली। और जब ये बाहर की ओर निकली तो क्या डायफ्राम अंदर की ओर गया? बिल्कुल, चेस्ट बाहर की ओर, डायफ्राम अंदर की ओर। कब? इनहेलेशन के टाइम पर।
यही तो लिखा है, चेस्ट बाहर की ओर, डायफ्राम अंदर की ओर। और अगर मैं अब एयर को छोड़ देता हूं, चेस्ट अंदर की ओर और डायफ्राम वाला पोर्शन बाहर की ओर, ये देखने को मिलेगा। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यानी कि जब आप अंदर की ओर एयर को लेते हैं तो चेस्ट कैविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, अगर मैं डिफरेंस लिखना चाहूं दोनों में, एयर अंदर की ओर एंटर करेगी लंग्स में, और लंग्स में जब एयर एंटर करती है तो जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होती है। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी, आपके रिब्स भी ऊपर की ओर निकलेंगे, रिब्स भी ऊपर की ओर गए, चेस्ट भी ऊपर की ओर गया, लेकिन एक चीज है जो नीचे की ओर जा रही है, वो क्या है, वो है डायफ्राम। डायफ्राम जो होगा आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये क्या होगा, डाउनवर्ड्स मूव करेगा। वहीं अगर मैं एयर को छोड़ने की बात करता हूं, एक्सहेलेशन की बात करता हूं, तो इस चीज का उल्टा हो जाएगा। ठीक है बात। अगर मैं बात कर रहा हूं लंग्स की, तो लंग्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि एयर बाहर निकल चुकी है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिब्स भी नीचे की ओर गए, लेकिन ऊपर की ओर कौन आया, ऊपर की ओर आया आपका डायफ्राम। डायफ्राम आपका ऊपर की ओर आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा वो। और यही होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आगे भी मैं इससे रिलेटेड और सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।